आदाब। मुल्क की बात में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं रिजवान खान। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह ने कहा, जंग छिड़ी तो इजराइल में कोई भी इलाका नहीं रहेगा महफूज। सऊदी सफारतकार का बड़ा बयान, कहा हज सफर के दौरान मरने वाले 600 में 90 भारतीय भी शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में हिंदू हुजूम ने किया बड़ा हंगामा। व्हाट्सएप पर कुर्बानी की तस्वीर पर मुस्लिम दुकानदार की दुकान में की तोड़फोड़। अतीक के भाई अशरफ की पत्नी के घर चला बुलडोजर। वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनवाया था 50 करोड़ का आलीशान मकान। जेडीयू एमपी देवेश चंद्र ठाकुर ने दी अपने मुस्लिम और यादवों वाले बयान पर सफाई, कहा मैं सेक्युलर हूं, यादव मुसलमानों के लिए भी काम करूंगा। रियासी हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने की पहली गिरफ्तारी। दहशतगर्दों की मदद करने वाले हकीम को किया अरेस्ट। और दिल्ली में शदीद गर्मी से हाहाकार, करीब 50 लोगों की हुई लू से मौत। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इजराइल को सख्त अल्फाज में खबरदार करते हुए कहा है कि अगर दोनों ममालिक के बीच मुकम्मल तौर पर जंग छिड़ती है तो इजराइल में कोई ऐसा इलाका नहीं होगा जो महफूज रहेगा। इसके साथ ही हिजबुल्लाह ने इजराइल का मुमकिन तौर पर साथ देने वाले आयरलैंड देश, साइप्रस और बहरे रूम के दीगर हिस्सों को इजराइल की मदद करने से गुरेज करने के लिए खबरदार किया है, वरना इजराइल का साथ देने वालों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ऐसा हिजबुल्लाह ने चेताया है। गजा जंग के साथ नॉर्थ में हिजबुल्लाह भी इजराइल को तकरीबन 8 महीनों से सबक सिखाने में लगा हुआ है, जिसकी वजह से इजराइल को जंग के मैदान में करारी शिकस्त और नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि गुज़िश्ता रोज हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरल्लाह ने एक टेलीविजन ब्रॉडकास्ट में पिछले हफ्ते इजरायली हमले में मारे गए अपने सीनियर कमांडर की याद में मुनक्किद एक तकरीब से खिताब के दौरान इजराइल को चेताते हुए कहा है कि वसी जंग की सूरत में हमारी मिसाइलों और ड्रोनों से इजराइल में कोई भी जगह महफूज नहीं रहेगी। इसके साथ ही नसरल्लाह ने साइप्रस पर इजराइल को फौजी मुहिम के लिए अपने एयरबेस और ठिकानों का इस्तेमाल करने की इजाज़त देने का इल्ज़ाम लगाया। नसरल्लाह ने साइप्रस को धमकाते हुए कहा है कि अगर उसने अपने एयरबेस को इजराइल की मदद के लिए लेबनान को निशाना बनाने के लिए खोला तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन तमाम ममालिक को जो इजराइल की मदद करेंगे वो भी जंग के लिए तैयार रहें। वहीं अपने सर पर जंग की तलवार लटकती हुई देखते हुए साइप्रस ने इजराइल का साथ देने की बात को नकार दिया। साइप्रस के सदर निकोस क्रिस्टोडोलाइडस ने सफाई पेश करते हुए कहा है कि साइप्रस इजरायली फौज को कोई जमीन या बुनियादी सहूलियात देने के लिए नहीं जाना जाता है। हसन नसरल्लाह ने आगे कहा कि उनका ग्रुप वसी जंग की सूरत में बिना किसी कानून और बिना किसी सरहद के दुश्मन से लड़ेगा। साथ ही नसरल्लाह ने अपने खिताब के दौरान हिजबुल्लाह के नए हथियार और इंटेलिजेंस क़ुव्वत को लेकर भी मजीद खुलासा किया। नसरल्लाह ने कहा कि ग्रुप के पास नए हथियार और खुफिया सलाहियतें हैं जो बड़ी जंग की सूरत में इजराइल के अंदर ज़्यादा अहम मकामात को निशाना बनाने में मदद कर सकती हैं, लेकिन वो नहीं बताएंगे कि वो हथियार कौन से हैं। हिजबुल्लाह का टीवी पर आकर इजराइल को यूं चेताना और उसके हामियों को चेताना ये इशारा करता है कि अब इजराइल की खैर नहीं है, क्योंकि हिजबुल्लाह पूरी तैयारी के साथ कमर कस चुका है। उधर इजराइल गजा में हमास के साथ जंग करके थक चुका है और उसकी कुव्वत खाक में मिल गई है और अब वो दो बड़े मोर्चों को नहीं झेल पाएगा और मुंह की खाएगा। और अगर अब हिजबुल्लाह से बड़े पैमाने पर जंग छिड़ती है तो मुमकिन है इजराइल को मुंह की खानी पड़ेगी। हज मुकम्मल हो चुका है और हज के दौरान शदीद गर्मी के चलते कई सौ लोगों के हलाक होने के मामले सामने आए हैं, जिसमें दुनिया भर से तकरीबन 650 से भी ज़ायद लोग शदीद गर्मी के चलते हलाक हुए हैं। अब एक बड़ा खुलासा सामने आया हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि तकरीबन 90 लोग इसमें हिंदुस्तानी भी शामिल हैं। हज सफ़र के दौरान शदीद गर्मी और सख्त दर्जाए हरारत की वजह से लोगों को जान गंवानी पड़ी है। नाम ना बताने की शर्त पर एक अरब अहलकार ने बताया कि हिंदुस्तानियों की मौत की जानकारी कई हफ्तों में मिली और हज के आखिरी दिन मरने वालों की तादाद 6 थी। उन्होंने बताया कि कई मौतें कुदरती वजूहात या बुढ़ापे की वजह से हुई और कुछ मौतें ख़राब मौसम की वजह से। हालांकि इस मामले में भारत या सऊदी हुकूमत की तरफ से कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया है। इस साल हज के लिए 1,75,000 हिंदुस्तानी आज़मीन सऊदी अरब गए थे। 2 नामालूम अरब सफरातकारों के हवाले से AFP ने मंगल को बताया कि हज के दौरान 550 मौतें दर्ज की गईं। वहीं AFP के हिसाब के मुताबिक अब तक कुल 645 मौतें दर्ज की गई हैं। इस तादाद में 323 मिस्री बाशिंदे और 60 जॉर्डन बाशिंदे शामिल हैं। इंडोनेशिया, ईरान, सेनेगल और इराक के खुद मुख्तार कुर्दिस्तान इलाके में भी मौतों की तस्दीक हुई है। बुध को हिमाचल प्रदेश के नाहन शहर में हिंदुत्ववादी गिरोह ने एक मुस्लिम शख्स के कपड़े की दुकान में तोड़फोड़ की और लूटपाट की, क्योंकि उस शख्स ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर कुर्बानी के कुछ फोटोज और वीडियोस शेयर किए थे। आपको बता दें, लूटपाट तब हुई जब पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। दुकानदार जावेद असल में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले हैं और कई सालों से नाहन में अपना कारोबार चला रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आए एक वीडियो में भीड़
पुलिस अहलकारों की मौजूदगी में जबरन दुकान खोलते हुए देखी जा सकती है। हिंदुत्व की भीड़ ने दुकान से कपड़े बाहर फेंक दिए, जबकि सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए और एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम जैसे नारे लगाए। पुलिस ने दुकान की शटर तब बंद किए जब ज्यादातर सामान लूट लिया गया या तबाह कर दिया गया। तो वहीं माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा के घर पर आज बुलडोजर चलाया गया। ये कार्रवाई वक्फ बोर्ड की 50 करोड़ की संपत्ति हड़पने के मामले में की गई है। मीडिया रिपोर्ट से मिली मालूमात के मुताबिक ये मामला प्रयागराज के सल्लाहपुर का है। यहीं पर वक्फ बोर्ड की जमीन थी जिस पर जैनब फातिमा के लिए अशरफ ने आलीशान कोठी को तामीर कराया था। वहीं आज दोपहर करीब 1 बजे पीडीए ने कार्रवाई करते हुए इस कोठी को गिरा दिया। आपको बता दें कि पीडीए के जोनल अफसर की सरबराही में 3 टीमें सल्लाहपुर पहुंची थीं। पुलिस अफसरान से फोर्स भी मंगाई गई। कार्रवाई के दौरान मौके पर एसीपी की सरबराही में कई थानों की फोर्स तैनात रही। आपको बताते चले, जिस आलीशान घर पर बुलडोजर चलाया गया है उसकी कीमत करीब 5 करोड़ बताई जा रही है। ये घर 7 बीघा जमीन पर बना हुआ था। 50 करोड़ की जमीन पर अशरफ की बीवी जैनब, उसके भाई जैद और सद्दाम ने कब्जा किया हुआ था। वक्फ बोर्ड की जमीन पर गैर कानूनी तौर पर कब्जे को लेकर नवंबर 2023 में मामला दर्ज कराया गया था। इसके बाद दिसंबर 2023 को गैंगस्टर एक्ट में मुनादी कराकर इसे कुर्क किया गया था। जेडीयू के नौमुंतखब एमपी देवेश चंद्र ठाकुर ने कुछ दिन पहले कहा था कि वो मुसलमानों और यादवों के वोट नहीं मिलने से दुखी हैं और इसलिए वो इन बिरादरियों के लोगों का कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन अब इस मामले पर हंगामा होने के बाद उनकी वजाहत सामने आई है। देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि हम सबके लिए काम करेंगे, हम यादवों और मुसलमानों का भी काम करेंगे। मेरे जज्बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मैं पहले भी सभी के लिए काम करता था और आगे भी करूंगा। जब लीडर किसी का काम नहीं करते तो आवाम उनके खिलाफ बोलती है। उन्होंने कहा कि लगातार काम करने के बाद भी वोट नहीं मिलने पर मैंने अपने जज्बात का इजहार किया था। मुझे किसी भी पार्टी से सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं सेकुलर था, हूँ और रहूँगा। मुझे मेरे काम के बदले सपोर्ट की उम्मीद थी, लेकिन सपोर्ट नहीं मिलने पर दुख हुआ। मैं दुखी हूँ, इसलिए मैंने अपने जज्बात का इजहार किया, जिसे गलत तरीके से प्रचार किया गया है। आपको बता दें, बिहार के सीतामढ़ी में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए देवेश चंद्र ने कहा था कि 22 साल से सियासत में सरगर्म होने के दौरान उन्होंने सबसे ज़्यादा काम यादव और मुस्लिम समाज का किया, लेकिन इंतखाब में इन लोगों ने बिना किसी वजह के उन्हें वोट नहीं किया। अगर आगे इस कम्युनिटी के लोग काम करने आते हैं तो चाय नाश्ता ज़रूर कराएंगे, लेकिन उनका काम नहीं करेंगे। जिनको आना है आए, चाय नाश्ता करें और जाएं, मदद की उम्मीद नहीं करें। केरल की हुकूमत ने स्टेट टेक्स्ट बुक में बाबरी मस्जिद शहीद किए जाने के वाक़यात को शामिल करने का फैसला किया है, जिसे हायर सेकेंडरी की किताबों में पढ़ाया जाएगा। हाल ही में एनसीईआरटी ने इसे अपनी टेक्स्ट बुक से हटा दिया है। जम्मू कश्मीर के रियासी सेक्टर में पिछले दिनों बस पर हुए दहशतगर्दाना हमले में एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। बुध को जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुलजिम हकीम को अरेस्ट किया। आपको बताते चलें, हकीम पर दहशतगर्दों की मदद करने का इल्ज़ाम है। रियासी दहशतगर्दाना हमले में ये पहली गिरफ्तारी है। रियासी के सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट मोहिता शर्मा ने कहा, रियासी दहशतगर्दाना हमले में एक शख्स को बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। वो मास्टरमाइंड नहीं है, लेकिन उसने हमले में अहम किरदार अदा किया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम हकीम दीन राजौरी का रहने वाला है और उस पर हमले के लिए दहशतगर्दों को रसद मुहैया कराने का इल्ज़ाम है। 9 जून को शिवखोड़ी से रियासी ज़िले के कटरा में मुकद्दम सफ़र पर जा रहे मुसाफिरों की बस पर पौनी इलाके के तिरियात गांव में दहशतगर्दाना हमला हुआ था, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई थी और 33 लोग जख्मी हो गए थे। दहशतगर्दों ने जंगलों के पीछे छिपकर बस पर बुज़दिलाना हमला किया था, जिससे ड्राइवर घबरा गया और बस से कंट्रोल खो बैठा। इसके साथ ही दहशतगर्दों की फायरिंग के दौरान बस खाई में जा गिरी। इम्तिहानी अमल की शफाकियत को यकीनी बनाने के लिए वजारत तालीम ने एक बड़ा फैसला लिया है कि यूजीसी नेट जून 2024 इम्तिहान रद्द किया जाएगा। इन दिनों मुल्क में लगातार बढ़ रहे पेपर लीक मामलों पर बवाल मचा हुआ है, जिसे लेकर आज कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीट और यूजीसी नेट एग्जाम को लेकर मरकज़ की मोदी हुकूमत पर जमकर हमला बोला। राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन जंग को रुकवा दिया था, इजराइल और गजा जंग को भी उन्होंने रुकवा दिया था, लेकिन क्या बात है कि वो हिंदुस्तान में पेपर लीक मामले में कोई कदम नहीं उठा रहे, ना ही इसे रोक पा रहे हैं। नीट पेपर एंड यूजीसी एनईटी के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने
मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती के पेपर लीक मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसके मुताबिक यूपी में पुलिस भर्ती का इम्तिहान कराने वाली ईडीयू टेस्ट नाम की कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये कार्रवाई यूपीएसटीएफ की मेरठ यूनिट की रिपोर्ट आने के बाद की गई है। जानकारी के मुताबिक यूपीएसटीएफ ने एड्यूटेस्ट कंपनी से जुड़े विनीत आर्य को 4 बार नोटिस भी जारी किया था। हालांकि यूपीएसटीएफ ने पूछताछ के लिए विनीत आर्य को बुलाया, तब वो मौके पर नहीं पहुंचे, जिसके बाद एसटीएफ को बताया गया कि विनीत आर्य यूपीएसटीएफ की जांच शुरू होते ही अमेरिका चले गए थे और अब तक वापस नहीं लौटे हैं। आपको बताते चलें कि भर्ती इम्तिहान का पेपर लीक प्रिंटिंग प्रेस के जरिए हुआ था। प्रिंटिंग प्रेस से निकलकर ट्रांसपोर्ट करवाने वाली कंपनी के पास पहुंचते ही पेपर लीक करवा दिया गया था। इसके साथ ही पेपर लीक करवाने के लिए पूरी स्कीम भी बनाई गई थी। बीते 17-18 फरवरी के दिन यूपी में सिपाही भर्ती इम्तिहान मुनक्किद किया गया था। इन्हें देने के लिए सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार तक से नौजवान आए थे, मगर सिपाही भर्ती इम्तिहान का पेपर पहले ही लीक हो गया था। बिहार में रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाए जाने के नीतीश हुकूमत के फैसले को पटना हाईकोर्ट से झटका लगा है। आपको बता दें, रिजर्वेशन का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% किए जाने की सुनवाई को लेकर हुकूमत के इस फैसले को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। पटना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच ने सूबाई हुकूमत की तरफ से तालीमी इदारों और सरकारी नौकरियों में SC, ST, OBC और दीगर पसमानदा तबकात को 65% रिजर्वेशन देने को चैलेंज करने वाली अर्जी पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने सूबाई हुकूमत के जरिए लाए गए कानून को मनसूख करने का हुक्म दिया है। आपको बता दें, इससे पहले कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार गौरव कुमार और कई लोगों की तरफ से दायर अर्जी पर सुनवाई पूरी करके अपना फैसला 11 मार्च को महफूज कर लिया था, जिस पर पटना हाई कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। पटना हाई कोर्ट ने 65% रिजर्वेशन को गैर आईनी करार दिया है। अब तालीमी इदारों और सरकारी नौकरियों में SC, ST और OBC को 65% रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, बल्कि 50% रिजर्वेशन ही मिलता रहेगा। अब बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल पर चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है और उनकी जुडिशियल कस्टडी को और बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे। सीएम केजरीवाल पर चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला लेते हुए उनकी जुडिशियल कस्टडी को 3 जुलाई तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अदालत ने मुबैना शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आखिरी जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके साथ ही अदालत ने केजरीवाल की जुडिशियल कस्टडी भी 19 जून तक बढ़ा दी थी। वहीं अब 19 जून को हुई सुनवाई में कोर्ट ने एक बार फिर केजरीवाल की हिरासत को बढ़ा दिया है। दिल्ली में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही लू का दौर भी जारी है, जिसके चलते लू से मुतासिर मरीजों की तादाद भी बढ़ती जा रही है और कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। दिल्ली NCR में शदीद गर्मी से कोहराम मचा हुआ है, जिसके चलते दिल्ली में करीब 50 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। इसके साथ ही खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मौत की तादाद और भी बढ़ सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में बीते 2 दिन में लू के 22 मरीज भर्ती हुए थे, जिनमें से 5 मरीजों की मौत हो गई और 13 मरीजों की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं दिल्ली के कुछ अस्पतालों में दर्जाए हरारत बढ़ने के बाद से हर दिन लू के करीब 30 से 35 मामले सामने आए हैं। इस मामले को लेकर डॉक्टरों का कहना है कि लू से मुतासिर ज़्यादातर मरीज मजदूर हैं, जो तेज़ गर्मी में काम करने से लू की चपेट में आए हैं और फ़ौरन इलाज न मिलने से इनकी मौत भी हो सकती है। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में बुध को जहरीली शराब पीने से कम 34 लोगों की मौत हो गई है और 60 से ज़ायद लोग बीमार हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। JIPSER में भर्ती कुछ लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। मकामी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है कि ये तमाम मौतें जहरीली शराब पीने से हुई हैं। फिलहाल जिला इंतजामिया इसकी तफ्तीश में जुटा है। आपको बता दें, इस बीच PM के बानी डॉक्टर S रामदास ने लोगों की मौत पर गम का इजहार किया और कहा कि वजीर आला MK स्टालिन को मौतों और गैर कानूनी शराब के मसले को रोकने में नाकाम रहने की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। आपको बता दें कि स्टालिन के पास महकमा दाखिले की भी जिम्मेदारी है
उन्होंने मुतासरीन के ख़ानदानों को 10-10 लाख रुपए इमदादी रकम देने और अस्पताल में भर्ती लोगों को बेहतर इलाज मुहैया कराने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सदर के अन्नामलाई ने भी मौतों पर अफसोस जताया। तो मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। कुछ और ताज़ा खबरों के साथ हम लौटेंगे अगले शुमारे में। तब तक आप देखते रहें तहज़ीब टीवी। आदाब।